आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की साफ नियत सही विकास वाली कैंपेन तो ज़रूर देखी होगी। काफ़ी खूबसूरत से रूरल फेसेस दिखाई देते हैं जो स्माइल कर रहे हैं, जो मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने हमें एक घर दिया, एक बहुत बढ़िया एजुकेशन दी, बिजली दी, हमको बैंक अकाउंट दिए, हमको स्मोकलेस गैस सिलेंडर्स दिए। मुझे लगता है अगर आपको याद हो कि 2004 में जब तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो चली थी, जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि वो चुनाव जीता हुआ चुनाव हार भी गए थे, मुझे लगता है कहीं ये वाली कैंपेन शायद थोड़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया शाइन कर रहा है, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के गरीब शाइन कर रहे हैं। तो आप देखिए गाँव में और रूरल इकोनॉमी में कितना डिस्ट्रेस भी है। अनरेम्यूनरेटिव फार्म्स हैं जिससे ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, रेशियल वायलेंस हो रही है, सोशल डिविजन्स हैं, चाइल्ड मेल नरिशमेंट है, वर्सनिंग सेक्स रेशियो है। ये सब कुछ जब हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पुअर, हिंदुस्तान के गरीब शाइन कर रहे हैं, तो शायद इसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के 48 महीने को 3 डिफरेंट फेजेस में बांटेंगे तो हमको ये जो टर्बुलेंस जो इमर्ज हो रही है ये शायद थोड़ी और साफ दिखने लग जाएगी। देखिए पहला फेज जो है वो 36 महीने हैं जिसमें उनका एकदम बढ़िया हनीमून रहा हिंदुस्तान की इलेक्टोरेट के साथ। प्रधानमंत्री मोदी को हमने हर जगह देखा और कहीं पे भी वो कोई गलती नहीं कर रहे थे। वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा को हग कर रहे थे राजपथ पे, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स में एक बहुत बढ़िया राउजिंग स्पीच दे रहे थे नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, वो योगा कर रहे थे, वो सड़कें साफ कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साबरमती के किनारे उनके साथ सैर कर रहे थे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे और चुनाव में तो वो जीते ही जा रहे थे। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आसाम हो, जम्मू हो, दिल्ली और बिहार में उनको कुछ सेटबैक ज़रूर हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो सब एक लोकल ऑडिटी था, क्योंकि जो बाकी उनका जो यूफोरिया था वो इतना भारी था, वो इतना ओवरवेलमिंग था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शायद अपना सबसे भारी, सबसे ऑडेशियस पॉलिटिकल कार्ड खेला और वो था डिमोनेटाइजेशन। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 86% लोगों का कैश जो था वो ओवरनाइट वर्थलेस हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, और जो ऑर्डिनरी लोग थे उससे उनको काफ़ी ट्रॉमा भी हुआ। लेकिन देखिए तब प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि उनकी जो राजनीतिक पकड़ है, जो राजनीतिक समझ है, किस राजनीतिक धातु के वो बने हुए हैं, उन्होंने लोगों की सफरिंग को एक महायज्ञ में बदल दिया। उन्होंने बताया अगर आपको कुछ ईवल को बाहर निकालना है तो आपको पेनफुल सैक्रिफाइस और सफरिंग तो करनी पड़ेगी। तो अपनी एंटी रिच कैंपेन को मोदी जी ने इतना बढ़ा दिया कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जो कि 4 महीने के करीब बाद हुए डिमोनेटाइजेशन के, तो उसमें उन्होंने ऑपोजिशन का एकदम सफाया कर दिया। इसके बाद शुरू होता है फेज 2, और ये फेज 2 करीब जून 2017 से दिसंबर 2017 तक करीब 6 महीने का होता है। इसको मैं कहूँगा प्लेटो ऑफ डाउट, जबकि लोगों को कुछ शंकाएं लोगों की बढ़ गई। अब देखिए कि जब डिमोनेटाइजेशन के बाद टाउट्स थे, बैंक मैनेजर थे, जो लोग ब्लैक से वाइट कैश को कन्वर्ट करते थे, ज्वेलर्स थे, शोरूम वाले ओनर्स थे जो अनस्क्रूपलस थे, सब लोगों ने 30%, किसी ने 40%, किसी ने 50% का कट लेना शुरू कर दिया और जो पुराने डिमोनेटाइज्ड बेकार नोट्स थे उनको बदलना शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा कि जो अमीर तबका है उसके लिए तो बिजनेस एज यूजुअल था, वो तो बिल्कुल वैसे ही जी रहा था जैसे जी रहा था, लेकिन जो कहर पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन की वो पुअर लोगों पे पड़ी थी, वो गरीब लोगों पे पड़ी थी जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट थे। इसके बाद एक और चाबुक लगी लोगों को, जबकि एक हेस्टिली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया। इस बार फिर जो चाबुक था वो पड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी पे, वो पड़ा गरीब लोगों पे। वो लोग इनपुट क्रेडिट नहीं दे पाए बड़े बायर्स को, बड़े कॉर्पोरेशंस को। अब आप देखिए कि इसके बाद एक नया लॉ लाया गया कि बिल्कुल ही वो दकियानूसी फूलिश लॉ था, जिसमें कहा गया कि अब आप कैटल को स्लॉटर नहीं कर सकते।
और इसके साथ ही शुरू हो गया एक विजिलेंटिज्म का फेज़, जिसमें अपर कास्ट लोगों ने काफ़ी वायलेंस की दलित्स पे, मुस्लिम्स पे, और अगर सरकार ने स्पॉन्सर नहीं किया लेकिन सरकार ने उसको रोका भी नहीं। अब तीसरा फेज़ आप देखिए जो कि दिसंबर 2017 से शुरू होता है और आज तक चलता है, और ये शुरू होता है गुजरात के असेंबली चुनाव के साथ, और उसके बाद काफ़ी बाइपोल लॉसेस हुए सरकार को, और आज तक का ये फेज़ 3 इसको मैं कहूँगा। आजकल बहुत एक फैशनेबल चीज़ हो गई है कहना कि देखिए राहुल गांधी तो इनफेक्टिव है, राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इतना आपको एकदम साफ बोलना चाहता हूँ, अपफ्रंट बोलना चाहता हूँ कि जब से राहुल गांधी ने डायरेक्ट चार्ज लिया है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने काफ़ी रिस्की और बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजंस भी लिए हैं, और काफ़ी हद तक जो क्रेडिट है जो इस फेज़ 3 का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का इलेक्टोरल ग्राफ हमको थोड़ा डिप करता हुआ दिखाई देता है, वो काफ़ी क्रेडिट राहुल गांधी को जाना चाहिए। गुजरात की जो कैंपेन थी वो अपने आप लड़े, वो आगे से लड़े। गुजरात जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का गढ़ है, वहाँ जाके ही पुट हिमसेल्फ आउट ऑन द लाइन, और वहाँ पे उन्होंने नियर विक्ट्री भी उनको दिखी। उसके बाद उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करने की पिटीशन थी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन था। फिर उन्होंने काफ़ी डिजिटल वर्ल्ड में भी आप देखिए सैवी दिखाई है, वो लेट आए हैं, मोदी जी उनसे कहीं आगे थे, लेकिन अगर आज आप इंगेजमेंट देखें और रीट्वीट्स वगैरह देखें तो वो मोदी जी से शायद थोड़ा आगे निकल गए हैं। और फिर देखिए जो उनका जो डिसीजन लग रहा है कि मैं सिर्फ इस बार कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट करेगी 300 लोकसभा सीट्स में, जहाँ पे कांग्रेस का एक पोजीशन है जहाँ पे वो इफेक्टिव पॉलिटिकल कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल सी स्ट्रैटेजी है। किसी ज़माने में तो कांग्रेस वाले बहुत ही इंटेलेक्चुअल और डॉक्ट्रिनेयर हो जाते थे कि देखिए हम तो 130 साल पुरानी पार्टी हैं, हम तो नेशनल पार्टी हैं, तो हम तो सारी 543 लोकसभा सीट्स लड़ेंगे। बाकी और देखिए वो काफ़ी सिक्योर भी लगते हैं। उनके सामने, उनके आसपास काफ़ी कांग्रेस के ऐसे हैवी वेट दिग्गज नेता हैं, जैसे कि अमरिंदर सिंह हुए, नवजोत सिंह सिद्धू हुए, सिद्धरमैया हुए, शिव कुमार हुए, कमलनाथ हुए, गहलोत हुए। एक और चीज़ देखिए कि उनकी जो इक्वेशन है वो काफ़ी फ्रेंडली और आसान है बाकी दूसरे यंग नेताज के साथ, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, जैसे कि तेजस्वी हैं, जैसे कि जयंत चौधरी हैं, जैसे कि हार्दिक पटेल हैं, जिग्नेश मेवानी। और फाइनली देखिए उन्होंने कर्नाटका में क्या किया। उन्होंने एक बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया, क्विक लिया, डिसाइसिव डिसीजन लिया कि मैं सेकंड फिडल प्ले करूंगा। मेरे नंबर ज़्यादा हैं कुमारस्वामी की जेडीएस से, लेकिन तब भी मैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। और आज के लिए मेरे लिए ये सेटबैक है, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम स्टूपिंग टू कॉन्कर, मैं झुक के अब जीतूंगा। वो काफ़ी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, और राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि उनको पूरी तरह समझ है कि वो ऐसा एक्शन लेंगे तो शायद उनको फ़ायदा ही होगा। तो अब लेट्स ऑल गेट सेट फॉर लोकसभा 2019। सब तैयार हो जाइए लोकसभा 2019 का। लोग समझते थे किसी समय कि ये वन वे कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा करंट सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन अब ये लगता है कि ये वन वे कॉन्टेस्ट नहीं है।